Hello everyone, this is today's session of the Hindu newspaper analysis. Today we will discuss mainly five issues. The first issue is on Ukraine's surprise incursion into Kursk. In this article, we will discuss about Ukraine-Russia war. The second issue is a silent democratic backlash in South Asia. The third issue is sharpening India's anti-TB fight. The fourth issue is establishing a carbon market. And fifth issue is India is getting complacent in its fight against polio. So let's discuss all the issues. ये जो इशू है ये रसिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड है। इस आर्टिकल के अंदर जो इशूज मेंशन किए गए हैं वो यूपीएससी का रिलेवेंस नहीं है, बट यहाँ पर रसिया और यूक्रेन का जो वॉर है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें ऐड करने की कोशिश की गई है। हम देख सकते हैं यहाँ पर यूक्रेन का मैप है। देयर इज अ नीड टू डिस्कस अ पीस फॉर्मूला फॉर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन। रसिया एंड यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स लॉन्ग टाइम से चल रहे हैं उसके लिए पीस फॉर्मूला की बहुत ही ज़रूरत है। अबाउट यूक्रेन, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं यूक्रेन कहाँ पर सिचुएटेड है। लोकेशन, यूक्रेन इज अ कंट्री लोकेटेड इन ईस्टर्न यूरोप। द कैपिटल इज कीव, लोकेटेड ऑन द नाइपर रिवर इन नॉर्थ सेंट्रल यूक्रेन। यूक्रेन ईस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है। कीव इसका कैपिटल है। जो इसका कैपिटल है वो नाइपर रिवर के पास में लोकेटेड है और ये रिवर पड़ता है नॉर्थ सेंट्रल यूक्रेन में पड़ता है। सराउंडिंग कंट्रीज एंड सी, कौन कौन सी कंट्रीज हैं यूक्रेन के चारों तरफ और कौन कौन से सीज हैं। यूक्रेन इज बॉर्डर बाय बेलारस टू द नॉर्थ, नॉर्थ में बेलारस कंट्री है। रशिया टू द ईस्ट, ईस्ट में देखा जाए तो रशिया कंट्री है। सी ऑफ एजोव एंड ब्लैक सी इन साउथ, साउथ में दो सी हैं, सी ऑफ एजोव एंड ब्लैक सी। हम देख सकते हैं सी ऑफ एजोव साउथ में है और ब्लैक सी भी इसके साउथ में पड़ता है। माल्डोवा एंड रोमेनिया टू द साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट की अगर बात की जाए माल्डोवा एंड रोमेनिया कंट्री है। हंगरी, स्लोवेकिया एंड पोलैंड टू द वेस्ट, वेस्ट में पोलैंड, स्लोवेकिया और हंगरी, ये इसका नेबर कंट्रीज हैं। इन द साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट की अगर बात की जाए यूक्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम रसिया बाय द कर्च स्ट्रेट। साउथ ईस्ट में कर्च स्ट्रेट के द्वारा यूक्रेन रसिया से सेपरेटेड है। विच कनेक्ट द सी ऑफ एजो टू द ब्लैक सी, सी ऑफ एजो को ब्लैक सी के द्वारा ये कनेक्ट करता है। इट मीन्स यहाँ पर जहाँ पर ये क्रीमे लिखा हुआ है यहाँ पर एक कर्च स्ट्रेट है जो कि सी ऑफ एजो को ब्लैक सी के साथ कनेक्ट करता है। हिस्ट्री अगर देखा जाए रसिया का यूक्रेन का, व्हेन यूएसएसआर डिजॉल्व इन दिसंबर 1991 यूक्रेन गेन फुल इंडिपेंडेंस। 1991 में जिस टाइम पर यूएसएसआर का डिजोल्यूशन हुआ था उस टाइम पर यूक्रेन ने फुल इंडिपेंडेंस गेन कर लिया था। इट मीन्स यूक्रेन पहले यूएसएसआर का पार्ट था। 1991 में ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है। द कंट्री चेंज इट्स ऑफिशियल नेम टू यूक्रेन, और इसी टाइम पर कंट्री ने अपना ऑफिशियल नेम यूक्रेन रखा था। इशूज विद रसिया, रसिया के साथ इसके बहुत सारे इशूज ऑन गोइंग हैं। यूक्रेन गॉट एट लॉगर हेड विद रसिया ओवर द ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीमियन पेनिनसुला बाय रसिया। रसिया के साथ इसका जो लॉगर हेड है वो रसिया के द्वारा क्रीमियन पेनिनसुला का ऑक्यूपेशन करने के बाद स्टार्ट होता है। मेनली जो लोअर हेड या क्लैशेस स्टार्ट होते हैं क्योंकि क्रीमियन पेनिनसुला जो था वो यूक्रेन का पार्ट था और इसको रसिया ऑक्यूपाई कर लेता है। यहीं से रसिया और यूक्रेन के बीच में लोअर हेड स्टार्ट होते हैं। इन जून 2020 यूक्रेन बिकेम एनहांस्ड अपॉर्चुनिटी पार्टनर अंडर द पार्टनरशिप इंटरऑपरेबिलिटी इनिशिएटिव ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाटो। जून 2020 में यूक्रेन नाटो का एक मेंबर बन जाता है। एनहांस्ड अपॉर्चुनिटी पार्टनर नाटो का ये बन जाता है। यूक्रेन इज ऑल्सो सीकिंग यूरोपियन यूनियन एंड नाटो मेंबरशिप।
a move which could obstruct attempts to resolve the other tensions with Russia. यूक्रेन चाहता है कि वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर और नाटो का फुल मेंबर बन जाए। इससे पहले जून 2020 में ये नाटो के एनहांस्ड अपॉर्चुनिटी पार्टनर के तौर पर इसने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, बट ये फुल मेंबर इस नाटो का बनना चाहता है ताकि रशिया के साथ जो भी टेंशंस हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। व्हाट इज द वेस्ट स्ट्रेटेजी? यूक्रेन और रशिया के वॉर को लेकर वेस्ट कंट्रीज का क्या स्ट्रेटेजी रहा है? द वेस्ट हैज टेकन अ टू फोल्ड अप्रोच टुवर्ड्स यूक्रेन। One was to provide economic and military assistance to keep the fight against Russia going on, and the second leg was to weaken Russia's economy and war machine through sanctions. वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को लेकर टू फोल्ड अप्रोच रखते हैं, जिसमें फर्स्ट अप्रोच जो है वो यूक्रेन को कंटिन्यू इकोनॉमिक एंड मिलिट्री असिस्टेंट प्रोवाइड करा के इस वॉर को गोइंग ऑन रखने का इनका मकसद है। इट मीन्स वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को इकोनॉमिक और मिलिट्री असिस्टेंस कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि रसिया के साथ इसका जो वॉर है वो कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक चलता रहे। सेकंड जो अप्रोच है वेस्टर्न कंट्रीज का वो ये है कि रसिया की इकोनॉमी वीक हो जाए और रसिया की जो भी मशीनरी सिस्टम है वो वीक हो जाए। इसके लिए उन्होंने कुछ सैंक्शंस रसिया के ऊपर लगाए हैं। इट मीन्स वेस्टर्न कंट्रीज का जो टू फोल्ड अप्रोच है, पहला अप्रोच इसमें यह है कि यूक्रेन को कंटिन्यू इकोनॉमिक और मिलिट्री असिस्टेंट प्रोवाइड करा के इस वॉर को लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू रखा जाए ताकि रसिया के इकोनॉमिक और मिलिट्री सोर्स ख़त्म हो जाएं। दूसरा, वेस्टर्न कंट्रीज ने इसके ऊपर कुछ स्पेशल सैंक्शंस इम्पोज किए हैं। इंडिया यूक्रेन रिलेशंस, इंडिया और यूक्रेन के बीच क्या क्या रिलेशंस रहे हैं, इसमें हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। डिफेंस रिलेशंस क्या क्या रहे हैं, ट्रेड से रिलेटेड रिलेशंस क्या क्या रहे हैं, कल्चरल रिलेशंस क्या क्या हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशन, आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन एज a sovereign independent country in December 1991। सोवियत यूनियन से जैसे ही यूक्रेन का ब्रेकअप होता है, ये सोवियत यूनियन का जिस टाइम पर ब्रेकअप होता है तो यूक्रेन अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर देता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी यूक्रेन को रिपब्लिक ऑफ इंडिया के तौर पर रिकॉग्नाइज किया था और एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में 1991 में इसको एक्सेप्ट किया है। The Embassy of India in Kyiv was established in May 1992 and Ukraine opened its mission in New Delhi in February 1993। दोनों कंट्री ने अपने अपने कंट्री के अंदर एक दूसरे की एम्बेसी को ओपन किया। 1992 में इंडिया की एक एम्बेसी कीव के अंदर इस्टेब्लिश की जाती है। उसके बाद 1993 में दिल्ली के अंदर भी एक मिशन यहाँ पर इस्टेब्लिश यूक्रेन का किया गया है। यूक्रेन इंडिया एंड enjoy warm and friendly relations and cooperate in areas like education, mutual legal assistance and outer space cooperation। यूक्रेन और इंडिया दोनों के बीच में वार्म एंड फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं और बहुत सारे एरियाज स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट सेक्टर में एंड अदर आउटर स्पेस कोऑपरेशन के सेक्टर में दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। डिफेंस रिलेशंस, यूक्रेन विच इज अ सोर्स ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट फॉर इंडिया सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। अपने इंडिपेंडेंस के बाद से ही यूक्रेन मिलिट्री टेक्नोलॉजी का एक और मिलिट्री इक्विपमेंट का बहुत बड़ा सोर्स के तौर पर एक कंट्री उभरा है। यूक्रेन मैन्युफैक्चर द R-27 एयर टू एयर मिसाइल्स विच आर इन यूज बाय द इंडियन एयरफोर्स ऑन इट्स Su-30 MKI फाइटर। यूक्रेन के अंदर R-27 एयर टू एयर मिसाइल्स मैन्युफैक्चर की जाती है और ये जो मैन्युफैक्चर R-27 एयर टू एयर मिसाइल हैं इसको इंडियन एयरफोर्स सुखोई 30 MKI फाइटर में यूज करती है। नाउ इंडिया इज ऑल्सो सप्लाइंग इट्स वेपन्स टू यूक्रेन टू एनहांस द डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। इंडिया भी यूक्रेन को कुछ वेपन सप्लाई कर रहा है ताकि दोनों कंट्रीज के बीच डिफेंस कोऑपरेशन को एनहांस किया जा सके। ट्रेड रिलेशंस, आवर कंट्री इंडिया इज यूक्रेन्स लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन एशिया पैसिफिक एंड द 5th लार्जेस्ट ओवरऑल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। हमारे कंट्री से 5th नंबर पर लार्जेस्ट एक्सपोर्ट अगर किया जाता है तो वो यूक्रेन के अंदर किया जाता है। बात अगर एशिया पैसिफिक रीजन की जाए तो एक्सपोर्ट के मामले में यूक्रेन हमारा लार्जेस्ट
पार्टनर है। फार्मास्यूटिकल्स अकाउंट फॉर द मेजोरिटी ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट टू यूक्रेन। यूक्रेन के लिए सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाले जो आइटम है वो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है। कल्चरल रिलेशंस, देयर आर मोर देन 30 यूक्रेनियन कल्चरल एसोसिएशंस ग्रुप्स स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री engaged in promoting Indian dances. About 30 यूक्रेनियन कल्चरल एसोसिएशंस या ग्रुप पूरे कंट्री के अंदर स्प्रेड हैं। इनमें दोनों कंट्रीज के अंदर कल्चरल रिलेशनशिप को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। और यूक्रेन के अंदर भी कुछ एसोसिएशन है इंडियन जो इंडियन डांसेस को प्रमोट कर रहे हैं। There are about 18,000 Indian students studying in Ukraine, mainly in the field of medicine. Indian business professionals work predominantly in the field of pharmaceuticals, IT, engineering, medicine, education, etc. कुछ दिन पहले तक इंडिया के अबाउट 18,000 स्टूडेंट यूक्रेन के अंदर स्टडी कर रहे थे, हालांकि अब तो बहुत कम नंबर हो चुका है। कुछ इंडियन बिजनेस प्रोफेशनल्स फार्मास्यूटिकल फील्ड में, IT फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, मेडिसिन फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में अभी भी यूक्रेन के अंदर वर्क कर रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा था लेकिन अभी बहुत कम नंबर हो गया है। व्हाट आर द चैलेंजेस? द क्लैश बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन विच बर्स्ट आउट इनटू आर्म्ड कॉम्बैट व्हेन मॉस्को annexed द क्रीमिया पेनिनसुला फ्रॉम यूक्रेन इन 2014 हैज क्रिएटेड अ पोटेंशियल डायलेमा फॉर इंडिया। 2014 में जब से रसिया ने यूक्रेन के क्रीमियन पेनिनसुला को एनेक्ट किया था, तब से लेकर इंडिया के लिए एक डायलेमा क्रिएट हो चुका है, क्योंकि इंडिया को यूक्रेन का भी सपोर्ट करना है, इधर रसिया का भी सपोर्ट करना है। दोनों कंट्री के साथ इंडिया के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। द पोटेंशियल फॉर ट्रबल विद रसिया एग्जिस्ट बिकॉज द इंडियन एयर फोर्स इज करेंटली कोलैबोरेटिंग विद यूक्रेन टू ओवरऑल इट्स फ्लीट ऑफ AN-30s। रसिया के साथ जो हमारा पोटेंशियल ट्रेवल है वो इसलिए एग्जिस्ट हो सकता है क्योंकि इंडियन एयर फोर्स करंटली यूक्रेन के साथ AN-32 के फ्लीट को ओवरऑल करने के लिए कोलैबोरेट कर रही है। बहुत सारे यहाँ इक्विपमेंट वहाँ से खरीदे जा रहे हैं और बहुत सारे आइटम्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं यूक्रेन के लिए। द नेक्स्ट इशू इज रिलेटेड टू शार्पनिंग इंडियाज anti-TB fight. Why in news? Months before, Ministry of Health and Family Welfare released the Indian TB report 2024, which highlighted that the mortality rate due to TB had declined from 28 per lakh population in 2015 to 23 per lakh population in 2022. कुछ मंथ पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा एक इंडियन टीबी रिपोर्ट 2024 रिलीज किया गया था, जिसमें हाईलाइट किया गया था कि टीबी से होने वाली मॉर्टेलिटी रेट पहले के कंपेयर में कम हुआ है। 2015 में जहां पर लैख पॉपुलेशन में 28 फर्टिलिटी होता था, वहीं 2022 में 7 ईयर के बाद ये जो रेट है ये 23 पर लैख पॉपुलेशन तक आ गया। व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस? TB is a bacterial infection caused by Mycobacterium tuberculosis. It can affect any organ of the body. The most common one are the lungs, pleura, lymph nodes, intestine, spine, and brain. This is an airborne infection that is spread through close contact with the infected, especially in densely populated spaces with poor ventilation. Common symptoms of active lungs TB are cough with sputum and blood at times, weakness, chest pains, weight loss, fever, and night sweat. टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। हमारे बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है, जिसमें लंग्स अफेक्ट हो सकता है, लिम्फ नोड्स, इंटेस्टाइन, स्पाइन एंड ब्रेन तक भी यहाँ पर अफेक्ट हो सकता है। बात अगर कॉमन सिम्टम्स की जाए तो टीबी के वेरियस सिम्टम्स हो सकते हैं, कफ विद स्पेक्ट्रम, वीकनेस, चेस्ट पेन, वेट लॉस, फीवर, नाइट स्वेट, ये सब कुछ सिम्टम्स के तौर पर बॉडी के अंदर देखे जा सकते हैं। टीबी का जो वायरस होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये एक एयरबोर्न इन्फेक्शन के तौर पर ये वर्क कर सकता है और ये इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कॉन्टेक्ट में आने से हो सकता है। और सबसे ज़्यादा चांस वहाँ होते हैं जहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और पुअर वेंटिलेशन होता है, वहाँ एक पर्सन अदर पर्सन के कॉन्टेक्ट में आने से इस प्रॉब्लम को फेस कर सकता है। एवरी ईयर 10 million people fall ill with TB worldwide. Despite being a preventable and curable disease, 1.5 million people die from TB each year, making it the world's top infectious disease.
वर्ल्ड लेवल पर अगर डाटा स्टडी किया जाए तो पूरे वर्ल्ड में एवरी ईयर 10 मिलियन, इट मीन्स 1 करोड़ पीपल टीबी से इन्फेक्टेड होते हैं, जिनमें से 1.5 मिलियन, अबाउट 15 लाख पीपल का डेथ होता है एवरी ईयर पूरे वर्ल्ड के अंदर। मोस्ट ऑफ द पीपल हु फॉल इल विद टीबी लिव इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, बट टीबी इज प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अबाउट हाफ ऑफ द पीपल विद टीबी कैन बी फाउंड इन 8 कंट्रीज: बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस एंड साउथ अफ्रीका। ज़्यादातर जो टीबी के केसेस हैं वो मिडिल इनकम कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और बात अगर की जाए वर्ल्ड लेवल पर जो 1 करोड़ टीबी केसेस ईयरली शो होता है, इनमें से हाफ जो नंबर है वो ओनली 8 कंट्रीज से है: बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस एंड साउथ अफ्रीका। इन कंट्रीज से अबाउट 50 लाख के आसपास केस ईयरली देखने को मिलते हैं। टीबी इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ऑफ पीपल विद HIV. Tuberculosis is treated with a standard 6-month course of 4 antimicrobial drugs that are provided with information, supervision, and support to the patient by a healthy worker or trained volunteer. Drugs for TB: isoniazid, rifampicin, dalimanid. TB अगर किसी पर्सन को पहले से ही HIV है और उसको टीबी हो जाता है तो टीबी की वजह से उसका डेथ होने का जो चांस है वो और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और 6 मंथ का कोर्स है टीबी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। 4 टाइप की एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स पेशेंट को दी जाती हैं। ये 3 टाइप का यहाँ पर मेंशन किया गया है। की हाईलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट 2024 का जो टीबी रिपोर्ट आया है, इसके क्या क्या हाईलाइट्स हैं? व्हाट आर ट्रेंड्स इन टीबी केसेस एंड डेथ? टीबी केसेस और डेथ का क्या ट्रेंड रहा है? मेजॉरिटी ऑफ द टीबी केसेस आर स्टिल रिपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स देन बाय द प्राइवेट सेक्टर। ओनली 33% और 8.4 lakh ऑफ द 25.5 lakh cases reported in 2023 came from the private sector. Estimated incidence of TB in 2023 increased slightly to 27.8 lakh from the previous year estimation of 27.4 lakh. India's TB mortality dropped from 4.94 lakh in 2021 to 3.31 lakh in 2022. टीबी केसेस का जो रिपोर्ट है वो प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी डिफरेंस देखा गया है। ज़्यादातर केस जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस के द्वारा रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर का रोल ओनली 33% है। 25.5 लाख केसेस 2023 में यहाँ पर फाइंड आउट किए गए थे इंडिया के अंदर, बट इनमें से 8.4% जो टीबी केसेस रिपोर्ट किए गए थे वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा रिपोर्ट किया गया था। बाकी जो रिपोर्ट किए गए थे वो गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा रिपोर्ट किए गए थे। 2021 में जहां पर टीबी की वजह से मॉर्टेलिटी रेट था हमारे इंडिया के अंदर वो 4.94 लाख थे। इट मीन्स 4,94,000 लोग 21 में डेथ हुए थे। 2022 में नेक्स्ट ईयर 3.31 लाख डेथ टीबी की वजह से इंडिया के अंदर हुई थी। वेरियस चैलेंजेस इन मीटिंग टारगेट को मीट करने के लिए, इट मीन्स टीबी से होने वाले डेथ या इसके केसेस को कम करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस अभी सामने हैं? There are various risk factors that contribute to incidence and treatment outcomes of tuberculosis, such as undernourishment, HIV, diabetes, alcohol use, and smoking. वेरियस रिस्क फैक्टर हैं जो टीबी के ट्रीटमेंट को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। प्रॉपर तरीके से टारगेट को अचीव नहीं किया जा रहा है। इट मीन टीबी को कम करने के लिए, इसके केसेस को कम करने के लिए, मॉर्टेलिटी रेट को कम करने में बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स सामने आ रहे हैं, जिसमें अंडर नरिशमेंट है, HIV केसेस हैं, डायबिटीज पेशेंट हैं, अल्कोहल यूज है एंड स्मोकिंग है। Nearly 7.44 lakh TB patients were undernourished in 2022. To improve nutrition, the government provided monthly support of rupees 500 to nearly 1 crore beneficiaries. Other than that, the Niksha Mitra program calls for the donation of food basket. 2022 में ओवरऑल टीबी पेशेंट में से 7.44 लाख पेशेंट ऐसे थे जो कि न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी फेस कर रहे थे। गवर्नमेंट ने न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मंथली 500 रुपीज़ 1 करोड़ बेनिफिशरीज को प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है। निक्षय मित्रा प्रोग्राम के तहत टीबी पेशेंट को फूड बास्केट डोनेट किया जाता है। HIV एंड डायबिटीज पेशेंट
जितने हैं उनके लिए भी टीबी एक टीबी का जो ट्रीटमेंट है वो कहीं ना कहीं हर्डल पैदा कर रहा है। People living with HIV have a 20 times higher risk of developing symptoms of TB as compared to the normal population. कोई भी पर्सन जिसको HIV है पहले से, उसके अंदर 20 टाइम्स ज़्यादा चांस है अदर पर्सन के कंपेयर में कि उसको टीबी की प्रॉब्लम हो सकती है। इट मीन्स जो पर्सन HIV से इन्फेक्टेड है वो इन फ्यूचर टीबी इन्फेक्शन से भी अफेक्ट हो सकता है। डायबिटीज एस्केलेट द likelihood of contracting TB to threefold, which in turn is linked to increased risk of multi-drug resistant TB. कुछ पेशेंट जिनको पहले से डायबिटीज है उनके अंदर टीबी स्प्रेड होने के जो चांस हैं वो 2 to 3 फोल्ड 2 से 3 गुना उनके अंदर चांस है कि टीबी भी उनके अंदर स्प्रेड हो सकता है। और साथ में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का जो रिस्क है वो भी इंक्रीज हो सकता है। टीबी ट्रीटमेंट ऑल्सो डज नॉट वर्क एज वेल इन डायबिटीज। अगर किसी पर्सन को डायबिटीज है तो टीबी का ट्रीटमेंट वहाँ पर वर्क नहीं करेगा। मोर एल्कोहल एंड टैबेको यूज, ज़्यादातर पीपल एल्कोहल और टैबेको यूज करते हैं। इस वजह से अगर किसी पर्सन को टीबी हो जाता है तो एल्कोहल और टैबेको टीबी के ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं हर्डल क्रिएट करता है। A daily intake of more than 50 ml of alcohol increase the risk of TB infection, active infection, and recurrence of infection. Around 18.8 lakh of 74% of TB patients underwent alcohol use screening. In 2023, around 19.1 lakh or 75% of TB patients were screened for tobacco use, and 32% of these people were linked to tobacco cessation services. कोई भी पर्सन अगर पर डे 50 ml ऑफ एल्कोहल अगर यूज करता है या ड्रिंक करता है तो उससे टीबी का इन्फेक्शन होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। और ओवरऑल इंडिया के अंदर जो पेशेंट टीबी के आते हैं उनमें 74% पेशेंट जो हैं वो एल्कोहल कंज्यूम करते हैं। इनमें से 19.1 लाख पीपल टोबैको यूज करते हैं। व्हाट आर डिफरेंट इनिशिएटिव्स टू कॉम्बैट टीबी? टीबी से कॉम्बैट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं, इंडिया एफर्ट क्या क्या रहे हैं, ग्लोबल एफर्ट्स क्या क्या रहे हैं। व्हाट आर इंडिया एफर्ट? टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन। इंडिया के अंदर ये कैंपेन स्टार्ट किया गया था, टीबी हारेगा देश जीतेगा। निक्षय पोषण योजना ये भी टीबी को कॉम्बैट करने के लिए है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान ये भी टीबी से कॉम्बैट करने के लिए। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन 2017 to 25। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान NSP टीबी को एलिमिनेट करने के लिए 2017 से लेकर 2025 तक के लिए यानी 7-8 ईयर का ये प्रोग्राम है। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन, इसको शॉर्ट में NSP बोलते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट स्कीम है रिपोर्ट इंडिया एफर्ट। रिपोर्ट इंडिया मीन्स RE मीन्स रीजनल प्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशनल रिसर्च फॉर ट्यूबरकुलोसिस is a bilateral multi-organizational collaborative effort established in 2013 under the Indo-US Vaccine Action Program। 2013 में एक कोलैबोरेटिव एफर्ट के तौर पे इंडो US वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम, ये एक वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम है। इंडिया और US के द्वारा इसको कोलैबोरेटिव एफर्ट के तौर पर इस्टेब्लिश किया गया था। रीजनल प्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशनल रिसर्च फॉर ट्यूबरकुलोसिस ये बायलैटरल मल्टी ऑर्गेनाइजेशनल कलेक्टिव एफर्ट है जो कि टीबी को एलिमिनेट करने के लिए लॉन्च किया गया था। इट एम्स टू एड्रेस द थ्रेट ऑफ टीबी टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब। इंडिया के पीपल को टीबी के थ्रेट से बचाने के लिए और साथ में ग्लोबली पीपल को बचाने के लिए ये रिपोर्ट स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई थी। व्हाट आर ग्लोबल एफर्ट्स? ग्लोबल एफर्ट्स क्या क्या हैं? WHO also released the global tuberculosis report। ग्लोबली डाटा रिलीज करने का जो वर्क है वो WHO को दिया गया है। द WHO हैज लॉन्च्ड अ जॉइंट इनिशिएटिव फाइंड ट्रेड और एंड टीबी विद द ग्लोबल फंड एंड स्टॉप टीबी पार्टनरशिप। WHO ने ग्लोबली टीबी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जॉइंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, फाइंड ट्रीट और इंडिया एंड टीबी। ये एक ग्लोबल फंड भी यहाँ पर रिलीज करता है टीबी को एलिमिनेट करने के लिए। द ग्लोबल प्लान टू एंड टीबी
2030. It is a plan for ending TB as a public health challenge by 2030. It provides a blueprint of priority actions required and a detailed estimate of the financial resource needed to the end TB. टीबी को एंड करने के लिए ग्लोबली 2023 से लेकर 2030 तक 7 ईयर के लिए एक प्लान यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और टीबी को एलिमिनेट करने के लिए ये एक ग्लोबली प्लान है। इट इज़ अ गोल दैट हैज बीन अडोप्टेड बाय द मेंबर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड द WHO। यूनाइटेड नेशंस और WHO के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके द्वारा ग्लोबल प्लान टू एंड टीबी 2030 को एडोप्ट किया गया है। द एंड टीबी स्ट्रेटेजी बिल्ड ऑन and significantly expand the scope of efforts in the context of the United Nations Sustainable Development Goal 3.3। टीबी को एंड करने के लिए जितने भी सिग्निफिकेंटली प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी लॉन्च की जा रही हैं, जो भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट इशू इज अ साइलेंट डेमोक्रेटिक बैकलैश इन साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर साइलेंट डेमोक्रेटिक बैकलैश शो हो रहे हैं वेरियस कंट्रीज के अंदर। साउथ एशियन की जो वेरियस कंट्रीज हैं उनके अंदर देखा जा रहा है कि डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो रही है। व्हाट इशू? The recent development in Bangladesh and the earlier events in Sri Lanka and Pakistan, as well as the recent electoral outcome of the general elections in India, clearly suggest a silent democratic backlash in the South Asia। रिसेंट डेवलपमेंट हमने बांग्लादेश के अंदर देखा, इससे पहले श्रीलंका और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ इवेंट्स हुए थे, वो हमने देखा। कुछ टाइम पहले इंडिया के अंदर जनरल इलेक्शन के आउटकम हमने देखे। ये क्लियरली सजेस्ट करते हैं कि साउथ एशिया के अंदर साइलेंट डेमोक्रेटिक बैकलैश शो हो रहे हैं। Comparison of the India and Pakistan political system in the post-colonial years have concentrated primarily on regions where democracy endured in India, while Pakistan transgressed into authoritarianism, despite both having a similar colonial legacy। इंडिया और पाकिस्तान का मेनली इस इशू के अंदर हम कंपैरिजन करेंगे, दोनों के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम में क्या क्या चेंज आए हैं पोस्ट कॉलोनियल एरा से क्या क्या चेंज आए हैं, उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्पेशली यहाँ पर देखा जाएगा कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी कंटिन्यू बनी हुई है, जबकि पाकिस्तान के अंदर ट्रांसग्रेस्ड ऑथोरिटेरियन में यहाँ पर ट्रांसग्रेस्ड हुआ है, जबकि दोनों सिमिलर कॉलोनियल लीगेसी रहे हैं ब्रिटिशर्स का। द रीजन रेंज फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ अ मास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया वर्सेस एन ऑर्गेनाइजेशनली वीक मुस्लिम लीग। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑथोरिटेरियनिज्म इस्टेब्लिश हो गया, इंडिया के अंदर अभी भी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बना हुआ है। तो सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडिया के अंदर मास बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम अभी भी इस्टेब्लिश है, जबकि पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइजेशनली वीक मुस्लिम लीग इसका एक रीज़न है, क्योंकि वहाँ का जो और पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही वीक है। अकाउंटेबल डेमोक्रेसी इन इंडिया, इंडिया के अंदर अभी भी डेमोक्रेसी अकाउंटेबल डेमोक्रेसी है। इंडिया विद द फंडामेंटल डेमोक्रेसी हैज अ हिस्ट्री ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड द well accepted operative idea of separation of powers bearing the aberration of the imposition of the emergency in 1975. India remained an accountable democracy. Constitutional vision and the anti-colonial legacy did well in the Indian case to maintain the dominance of civil rule over military rule। इंडिया के अंदर फंक्शनल डेमोक्रेसी अभी भी कंटिन्यू बना हुआ है, और फंक्शनल डेमोक्रेसी जो है वो आज भी इंडिया के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो आइडिया है वो वेल एक्सेप्टेड है। इंडिया के अंदर पावर को यहाँ पर सेपरेट किया गया है और सभी के द्वारा उसको एक्सेप्ट भी किया गया है। ऐसा नहीं है कि एक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन दूसरे इंस्टीट्यूशन की पावर का यूज कर रहा है। 1975 की अगर इमरजेंसी को छोड़ दिया जाए तो इंडिया के अंदर अभी भी अकाउंटेबल डेमोक्रेसी कंटिन्यू बना हुआ है। इंडिया के अंदर सिविल डोमिनेंस ओवर मिलिट्री रूल अभी भी कंटिन्यू बना हुआ है, क्योंकि सिविल डोमिनेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए। मिलिट्री रूल डेंजरस होता है, जिस तरीके से हम पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल, बांग्लादेश के अंदर या म्यांमार के अंदर देख रहे हैं, ये मिलिट्री रूल के अंडर वर्क कर रहे हैं। Krishna Menon, who served as the defense minister 1957 to 65 in Jawaharlal Nehru's cabinet, played his part in undermining the armed forces, whether out of a larger vision of maintaining the supremacy of civilian rule। सिविलियन रूल की सुप्रीमेसी को
मेंटेन करने के लिए कृष्णा मेनन, जो कि जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में एक डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, इनका बहुत बड़ा रोल है कि इन्होंने सिविलियन रूल की सुप्रीमेसी को मेंटेन करके रखा। इंडिया नेवर फेस द थ्रेट ऑफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप, हाउएवर द राइज ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इन 2014 चेंज ऑल दैट। इंडिया ने कभी भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप का थ्रेट फेस नहीं किया है। हालांकि 2014 के बाद जो गवर्नमेंट आई है वहाँ पर बहुत सारे चेंज उसके बाद देखने को मिले हैं। इंडिया प्लेड द कैचअप गेम इन मूविंग ब्रिस्कली टुवर्ड्स एन ऑथोरिटेरियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस बेस्ड ऑन एग्जीक्यूटिव ओवररीच। 2014 के बाद ऑथोरिटेरियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस को फॉलो करने के लिए यहाँ पर ट्राई किए गए हैं, बट ऐसा नहीं हो पाया। It was perhaps for the first time that the Indian democratic exercise not only took a presidential form but also campaigned for an opposition-free democracy with the BJP's campaign for a Congress मुक्त भारत। 2014 के बाद बीजेपी लीड गवर्नमेंट ने कई बार कांग्रेस मुक्त भारत का कैंपेन किया था। द करंट डिस्पेंसेशन हैज बीन पॉलिसाइजिंग इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड आर्म्ड फोर्सेज। करंट सिस्टम जो हमारे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट है, ये इंडिया की सिक्योरिटी से रिलेटेड एंड आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड इशू को पॉलिटिसाइजेशन इन्होंने किया है। यूनिवर्सिटीज इन इंडिया आर शॉट टू बी कन्वर्टेड इनटू हेवंस ऑफ religiosity and symbolism of armed forces to counter the democratic protest politics of student and youth। स्टूडेंट और यूथ की डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए करंट में यूनिवर्सिटी, इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटी को कहीं ना कहीं हेवन ऑफ रिलीजियसिटी एंड सिंबोलिज्म ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के तौर पे यहाँ पर कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। इट मीन्स इंडिया के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी हैं या कॉलेजेस हैं, इनको कहीं ना कहीं हेवन ऑफ रिलीजियसिटी एंड सिंबोलिज्म ऑफ आर्म फोर्सेस का यहाँ पर सेंटर बनाने की कोशिश की गई है, ताकि स्टूडेंट और यूथ जो कि डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं वो काउंटर किया जा सके। ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ डिक्टेटोरियल रिजाइम इन पाकिस्तान। इंडिया के अंदर हमने देखा कि अभी भी डेमोक्रेसी को मेंटेन करके रखा गया है, बट पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को मेंटेन नहीं किया जा सका, क्योंकि यहाँ पर डिक्टेटोरियल रिजाइम एक लॉन्ग रिजाइम रहा है। ऑन द अदर हैंड आवर नेबर पाकिस्तान हैज अ हिस्ट्री ऑफ सेवरल मिलिट्री डिक्टेटरशिप ड्यूरिंग विच द मिलिट्री एज्यूम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। पाकिस्तान के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलिट्री गवर्नमेंट का कंट्रोल गवर्नमेंट पर रहा है। ओवरव्यू ऑफ द मेजर मिलिट्री रिजाइम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रिजाइम का हम ओवरव्यू यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के थ्रू करेंगे। नंबर 1, अयूब खान रिजाइम 1958 टू 69। अयूब खान का रिजाइम 1958 से 69 11 ईयर का ये टेन्योर है। जनरल अयूब खान एज्यूम्ड पावर इन अ ब्लडलेज coup in 1958 एंड रूल्ड एज अ मिलिट्री डिक्टेटर फॉर 11 ईयर्स। ब्लडलेज coup 1958 में जनरल अयूब खान ने पावर को एज्यूम किया था और अबाउट 11 ईयर्स के लिए मिलिट्री डिक्टेटर के तौर पर यहाँ पर रूल किया गया है। ड्यूरिंग हिज रिजाइम पाकिस्तान एक्सपीरियंस्ड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन, बट देयर वाज लिटिल पॉलिटिक्स फ्रीडम एंड ऑपोजिशन पार्टीज वर बैंड। जनरल अयूब खान के टेन्योर में पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक ग्रोथ हुए, मॉडर्नाइजेशन हुआ, बट वहाँ पर लिटिल पॉलिटिकल फ्रीडम एंड ओपोजिशन पार्टी बैन वहाँ पर की गई थी। नंबर 2, याक्या खान रिजाइन 1969 टू 1971। 1969-71 तक अबाउट 2 ईयर का टाइम पीरियड है। यहाँ पर याक्या खान का रिजाइम रहा है। जनरल याक्या खान टू पावर आफ्टर आयूब खान एंड हिज रूल वॉज मार्ड बाय पॉलिटिकल टर्मोइल एंड वायलेंस। द मिलिट्री क्रैकडाउन ऑन ईस्ट पाकिस्तान लीड टू द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। जनरल याहा खान ने अयूब खान के बाद पावर को टेकिंग किया और पॉलिटिकल टर्मोइल एंड वायलेंस बहुत ज़्यादा हुए इनके टाइम पर। बांग्लादेश के अंदर इन्होंने मिलिट्री क्रैकडाउन कराया, जिसकी वजह से बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ और बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस करना पड़ा। नंबर 3, जिया उल हक रिजाइन 1977 टू 1988। जनरल जिया उल हक seized power in a coup in 1977 and ruled for 11 years. His regime was marred by the implementation of Islamic laws, the suppression of political opposition and human rights abuses. Zia ul Haq died in a plane crash in 1988. जनरल जिया उल हक ने एक कूप के थ्रू 1977 में पावर को एज्यूम किया और 11 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया। इनका जो रिजाइन था वो इस्लामिक लॉ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया था, पॉलिटिकल ओपोजिशन को सप्रेशन किया गया था, ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस यहाँ पर देखने को मिले हैं। बट जिया उल हक 1988 में प्लेन क्रैश में डेड हो गए थे।
नेक्स्ट इज मुशर्रफ रिजाइम। 1999 टू 2008 तक परवेज मुशर्रफ का रिजाइम रहा है। जनरल परवेज मुशर्रफ टुक पावर इन अ bloodless coup in 1999 and ruled as a military dictator for 9 years. During his regime, there was some economic growth and modernization, but there were also human rights abuses and restrictions on political freedom. Musharraf resigned in 2008 under pressure from mass protest and the threat of impeachment. The military dictatorship in Pakistan have been marred by a varying degree of economic growth and modernization, but also by political repression, human rights abuse, and suppression of opposition. जनरल परवेज मुशर्रफ ब्लड लेंस कूप के थ्रू 1999 में पावर तो किया था और मिलिट्री डिक्टेटर के तौर पर 9 ईयर तक इन्होंने यहाँ पर रूल किया था। इनके रिजाइम में कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन पाकिस्तान के अंदर देखने को मिला, बट ह्यूमन राइट एब्यूजेज किए गए, पॉलिटिकल फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट यहाँ पर किया गया था। 2008 में परवेज मुशर्रफ मास प्रोटेस्ट के प्रेशर की वजह से एंड इम्पीचमेंट के थ्रेड की वजह से यहाँ पर ये रिजाइन कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप हमने देखा, ये वेरिंग डिग्री ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन के तौर पर ये देखा जा रहा है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल रिप्रेशन देखने को यहाँ पर मिले, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज किए गए, ओपोजिशन का सप्रेशन किया गया था। कंक्लूजन, a comparative analysis of India and Pakistan historical experience tells us that as democracies are experiencing backsliding, there are newer methods being advised by the citizenry, including the use of digitized space to produce a democratic backlash. In both India and Pakistan, they have spoken through electoral outcomes leading to a stable political transition. In India, one has to watch what form it will take in Pakistan. इंडिया और पाकिस्तान का जिस तरह से अभी हमने कंपेरेटिव एनालिसिस किया, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस हमने देखे, ये कहीं ना कहीं शो कर रहे हैं कि डेमोक्रेसीज बैकलेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं और एक न्यू मेथड सिटीजन कहीं ना कहीं चाहते हैं। टुडे इंडिया इज वन ऑफ द लास्ट बेकन्स ऑफ डेमोक्रेटिक होप अमंग द नेशंस ऑफ द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ में जितने भी नेशन हैं उसमें इंडिया ही है जो लास्ट बेकन ऑफ डेमोक्रेटिक होप के तौर पर लोगों को शो हो रहा है। डिस्पाइट द राइज ऑफ ग्लोबल पेसिमिज्म टुवर्ड्स लिबरल डेमोक्रेसी, द री इमर्जेंस ऑफ एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस इन साउथ एशिया एंड इंडियाज ओन ऑनगोइंग कॉन्फ्रंटेशन विद पोलराइजेशन, द इंडियन एक्सपेरिमेंट विद डेमोक्रेसी दैट बिगन दिस डे 28 years ago boldly सस्टेन। इंडिया का जो कंटिन्यू डेमोक्रेसी को सस्टेन करना का जो प्रोसेस है, ग्लोबल पेसिमिज्म होते हुए भी इंडिया ने अपने जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसको कंटिन्यू बनाए रखा है और साउथ एशिया में बहुत सारे कंट्रीज के अंदर एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस री इमर्ज हुए हैं और पोलराइजेशन हमने देखा है वेरियस कंट्रीज के अंदर, बट इंडिया को अबाउट 70 years हो चुके हैं और उसने अपनी डेमोक्रेसी को बोल्डली सस्टेन करके रखा हुआ है। Next issue is related to carbon market. What issue? In her budget speech, the finance minister signaled that polluting industries such as iron, steel, and aluminum will have to conform to emission target. इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में सिग्नल दिया था कि कुछ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री जैसे आयरन, स्टील एंड एल्यूमिनियम है, इन्हें अब एमिशन टारगेट के हिसाब से वर्क करना होगा। A roadmap for moving industries from energy efficiency target to emission target will be formulated. एफिशिएंसी टारगेट से एमिशन टारगेट तक के लिए फॉर्मुलेशन करने के लिए कुछ रोड मैप यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए रेडी किए गए हैं। Appropriate regulations for transition of these industries from the current perform, achieve and trade mode to Indian carbon market mode will be put in place, she said. फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि करंट इंडस्ट्री के लिए करंट परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड जो स्कीम, ये जो मोड है, इसको अब इंडियन कार्बन मार्केट मोड में ट्रांसफ़र किया जाएगा। व्हाट इज पैट? परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। पैट क्या है? द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी डिफाइन पैट एज अ regulatory instrument to reduce specific energy consumption in energy intensive industries with an associated market based mechanism to enhance the cost effectiveness through certification of excess energy saving which can be traded. PAT is about meeting energy efficiency standard, which means for producing a certain output there is an attempt to use no more than a prescribed amount of energy. PAT एक एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए एक पैरामीटर है जिसमें सर्टेन आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जो रिसोर्स यूज किया जाएगा, जो फ्यूल यूज किया जाएगा वो लिमिटेड यूज किया जाएगा
इट मीन्स लिमिटेड रिसोर्स का यूज करके मैक्सिमम आउटपुट कैसे जनरेट करना है, इसके रिगार्डिंग स्टैंडर्ड सेट करता है। सो अ फर्म दैट प्रोड्यूस मोर स्टील देन अनदर कैन यूज मोर फ्यूल बट कैन स्टिल बी मोर एफिशिएंट। यहाँ पर कोई एक स्टील इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री जितना स्टील प्रोड्यूस करती है और दूसरा इंडस्ट्री अगर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होगी, बट हो सकता है कि उसकी एनर्जी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। एनर्जी एफिशिएंसी मीन्स ज़्यादा आउटपुट गेन करने के लिए कम रिसोर्स या कम एनर्जी का यूज करना, इसी को एनर्जी एफिशिएंसी कहा जाता है। इंडिया एफर्ट टू डिकार्बोनाइज वेरियस सेक्टर्स, इंडिया के बहुत सारे एफर्ट रहे हैं, वो वेरियस सेक्टर को डिकार्बोनाइज करना चाहता है। In the last 15 years, India has been trying to decarbonize various sectors to meet its multiple development prerogatives, including poverty alleviation and providing its population access to affordable and reliable energy. लास्ट 15 ईयर्स में इंडिया ने वेरियस सेक्टर्स को डिकार्बोनाइज करने के लिए वेरियस एफर्ट्स किए हैं ताकि डेवलपमेंट प्रीरोगेटिव को मीट किया सके, पॉवर्टी एलिवेशन किया जा सके और पॉपुलेशन इंडिया का जो है उसको अफोर्डेबल एंड रिलायबल एनर्जी प्रोवाइड कराया जा सके। इंडिया जॉइंड द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, वन ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल्स फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म अलाउइंग इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज टू अंडरटेक क्लाइमेट मिटिगेशन प्रोजेक्ट in developing countries through which they could earn certified emission reduction unit which could be traded and used by them to meet their emission reduction target। इंडिया ने क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को ज्वाइन किया था और स्पेशली यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल का जो फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म था उसको ज्वाइन किया है। क्योटो प्रोटोकॉल फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म के अंदर ये प्रोविजन किया गया था कि जो भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं वो क्लाइमेट मिटिगेशन प्रोजेक्ट डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसके थ्रू वो सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट अर्न कर सकते हैं, इनको बाद में ट्रेड किया जा सकता है। By 2011, India became the largest supplier of certified emission reduction unit in the world after China। सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है चाइना, उसके बाद सेकंड नंबर पर इंडिया 2011 में सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर बन गया। इन परसुएंस ऑफ इट्स नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, वन ऑफ द 8 मिशन comprising the National Action Plan on Climate Change, India launched PAD in 2012। नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी जो कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के जो 8 मिशन हैं उसका एक पार्ट है। इंडिया ने 2012 में पैड लॉन्च किया था। इंडिया नीड्स आयरन एंड स्टील फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्पेशली गिवन द मैसिव हाउसिंग डिमांड इन अर्बन सेंटर्स विद अ राइजिंग पॉपुलेशन। इमिशन फ्रॉम आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन आर बिग कंट्रीब्यूटर्स टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर रखने वाले जो सेक्टर हैं या इंडस्ट्री वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ नेट जीरो एमिशन सिनेरियो बाय 2050, द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से इन अ पॉलिसी ब्रीफ दैट द साइन ऑफ द अनाउंस्ड आयरन एंड स्टील प्रोजेक्ट मीटिंग नेट जीरो एमिशन इज वेरी लो। नेट जीरो एमिशन सिनेरियो जो टारगेट 2050 तक हमने रखा हुआ है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने पॉलिसी में कहा है कि इसको अचीव करने के लिए जो एफर्ट हैं वो अभी काफ़ी लो एफर्ट है। कार्बन मार्केट मोड, India rearranges or improve upon its existing PAD scheme or devises its version of carbon market mode within the boundary of its NDC। इंडिया अपना जो एग्जिस्टिंग पैड स्कीम है उसको रीअरेंज या इम्प्रूव करना चाहता है और इसको कार्बन मार्केट के तौर पे इसका एक नया वर्जन लाना चाह रहा है। कार्बन मार्केट का जो वर्जन होगा वो विद इन द बाउंड्री ऑफ इट्स NDC नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का जो टारगेट है उसके बाउंड्री के अंदर ये वर्क करेगा। इंडिया NDC कंसिस्ट ऑफ 8 टारगेट टू ऑफ इज रिलेट टू द एनर्जी सेक्टर। इंडिया के NDC के अंदर 8 टारगेट हैं जिनमें ओनली 2 टारगेट एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड हैं। अब इसमें 2 टारगेट कौन कौन से हैं? फर्स्ट, टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ द GDP बाय 45% बिलो द 2005 लेवल बाय 2030। पहला टारगेट है कि इंडिया 2030 तक एमिशन इंटेंसिटी को 45% तक रिड्यूस करेगा और इसका जो बेस होगा वो 2005 होगा। सेकंड इज टू अचीव अबाउट 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज बाय 2030 सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। दूसरा टारगेट जो है इंडिया का NDC के अंदर 8 टारगेट में से जो सेकंड टारगेट है वो ये है कि इंडिया 2030 तक जो इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉलेशन जो होगा नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज के थ्रू वो 50% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नॉन फॉसिल फ्यूल
सोर्सेस के थ्रू यहाँ पर इंडिया जनरेट करेगा। इसके लिए इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट इशू इज इंडिया इज गेटिंग कॉम्प्लेसेंट इन इट्स फाइट अगेंस्ट पोलियो। Key points: data from the National Family Health Survey show that the pace of administration of polio vaccine has slowed down in India. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा शो कर रहा है कि इंडिया के अंदर पोलियो वैक्सीन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्लो डाउन हुआ है। कवरेज ऑफ द लास्ट डोज रिमेन रिलेटिवली पुअर। कवरेज लेवल्स आर पुअरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट वेयर द लेटेस्ट केस ऑफ वैक्सीन derived polio was detected in a 2-year-old child in टिकरिकिल्ला विलेज इन वेस्ट गारो हिल्स ऑफ मेघालय। लास्ट डोज का जो कवरेज है वो रिलेटिवली पुअर है इंडिया के अंदर, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये कवरेज लेवल पुअरेस्ट है, जहाँ पर करंट में टिकरिकिल्ला विलेज में, जो कि वेस्ट गारो हिल्स में मेघालय के अंदर ही पड़ता है, वहाँ पर 2-year-old चाइल्ड के अंदर लेटेस्ट केस वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो का अभी देखने को मिला है। नोटेबली coverage was lowest among the poorest household where the education level of the female head of the family were not advanced. पोलियो वैक्सीन कवरेज सबसे लोवेस्ट उन पुअर हाउस होल्ड के अंदर देखने को मिला है, जहाँ पर फीमेल का जो एजुकेशन लेवल है वो काफ़ी नॉन एडवांस है। While the last case of wild polio virus in India was recorded in 2011, rare cases of vaccine-derived poliovirus continue to be reported. पोलियो वायरस का जो विल्ड पोलियो वायरस का लास्ट केस जो इंडिया में देखने को मिला था वो 2011 में शो हुआ था, और वैक्सीन डराइव्ड पोलियो वायरस के जो केस हैं वो कंटिन्यू रिपोर्ट किए जा रहे हैं। Though the government has clarified that the latest case is vaccine derived, it is unclear whether it is a case of IVDPV, immunodeficiency related vaccine derived poliovirus affecting just that one child, or circulating vaccine derived poliovirus which can impact the entire community. गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि जो लेटेस्ट केस मेघालय के अंदर देखा है वो वैक्सीन डराइव है, बट ये अनक्लियर है कि ये जो केस है वो IVDPV से रिलेटेड है या नहीं। IVDPV मीन्स इम्यूनोडिफिशियंसी रिलेटेड वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस। ये इसने अभी तक 1 चाइल्ड को अफेक्ट किया है, और ये पोलियो वायरस एंटायर कम्युनिटी को भी अफेक्ट कर सकता है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज सेड द प्रॉब्लम इज नॉट विद द वैक्सीन इटसेल्फ बट विद लो वैक्सीनेशन कवरेज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ वैक्सीन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि लो वैक्सीनेशन कवरेज भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इफ अ पॉपुलेशन इज फुल्ली इम्यूनाइज्ड दे विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट बोथ वैक्सीन ड्राइव्ड एंड विल्ड पोलियो वायरसेस। अगर पॉपुलेशन को फुल्ली इम्यूनाइज किया जाता है तो इससे बोथ वैक्सीन ड्राइव्ड एंड विल्ड पोलियो वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन इनको मिल सकती है, क्योंकि इससे इम्यूनिटी इनकी बूस्ट होगी। सर्कुलेटिंग VDPVs अकर इन फेजेज वेयर रूटीन और सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज आर पोरली कंडक्टेड। अगर इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज पोरली तरीके से कंडक्ट कराई जाती हैं तो इस तरह के जो केसेस हैं वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। इसके लिए हमें इम्यूनाइजेशन करना होगा पॉपुलेशन का, ताकि वैक्सीन ड्राइव या विल्ड पोलियो वायरस से लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। The state-wise share percentage of children 12 to 23 months who received the last dose of the polio vaccine in 2019-22 19 से लेकर 21 तक 12 से 23 मंथ के बेबी को जो लास्ट डोज मिला है वेरियस स्टेट में, उनका परसेंटेज क्या क्या रहा है। पंजाब के अंदर 79.7% बच्चे ऐसे थे जिन्हें लास्ट डोज मिला है, बाकी को नहीं मिला। महाराष्ट्र के अंदर 79% चाइल्ड ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन रिसीव किया है। कर्नाटक 87.5%, यूपी 74.3%, मेघालय 68.5%, नागालैंड 65.4%, ओडिशा 91.7%, तमिलनाडु 91.5%। बाकी जो स्टेट हैं देखते हैं, कलर बेस पर हम देख सकते हैं 95% से ज़्यादा लास्ट डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन का रिसीव करने वाले जो स्टेट हैं वो पूरा जम्मू कश्मीर एंड स्पेशली हम कर्नाटक देख सकते हैं, तमिलनाडु देख सकते हैं, ओडिशा देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल देख सकते हैं। पुअर स्टेट की अगर बात की जाए तो पुअर स्टेट में
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, यूपी पुअर में आता है, और भी कई सारे स्टेट हैं जो पुअर में आते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।